गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज़ क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी में हमने लास्ट बात की थी कि हिमालय और ट्रांस हिमालय का जिस तरह से निर्माण हुआ, और उसमें हमने ट्रांस हिमालय को मुख्य रूप से देखा था। तो चलिए आगे शुरू करते हैं अब मुख्य हिमालय की बात। तो फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मुख्य हिमालय है वो मुख्य हिमालय बाद में बना है और ट्रांस हिमालय पहले बना है। इस तरह की गलती मत कर दीजिएगा, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो ट्रांस शब्द है वह यही बताता है कि वो भूआकृतिक संरचना हिमालय की भूआकृतिक संरचना से पहले बनी हुई है। गुड मॉर्निंग लोकेश जी। तो चलिए शुरू करते हैं मुख्य हिमालय। और यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं मुख्य हिमालय पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत की ऊंची चोटियाँ, यहाँ पे दर्रे, ठीक है, और जो विभिन्न हिमालय की श्रेणियाँ हैं उनके बीच के अंदर पाए जाने वाले मैदान, घाटियाँ, तो ये टॉपिक आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, तो अगर इस तरह से अगर हम भारत का मैप ड्रॉ करें तो यहाँ पे आप देखिए कि ये मुख्य हिमालय जो है वो सिंधु नदी घाटी के गोद से लेकर वो आपका फैला हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे कुछ इस तरह से स्थिति है। और सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच में जब ये फैला हुआ है तो इससे आगे क्यों इसका विस्तार नहीं है? क्योंकि सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बाद ये हिमालय दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है या इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हमें वो बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि जब मैं आपको बता रहा था कि भारतीय प्लेट जब यूरेशियाई प्लेट से टकराई थी तो बीच में जो कि टैथिस भूसन्नति थी या इनके टकराने के कारण जो निक्षेप इकट्ठा हुआ था वो निक्षेप यहाँ बीच में इन दोनों प्लेटों के दबाव के कारण ऊपर उठकर हिमालय के रूप में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो पहली उत्पत्ति तो आप इस तरह से समझ जाइए कि ये टकराव के कारण बनी है यूरेशिया और भारत के बीच में। इस टकराव को कन्वर्जेंस बाउंड्री प्लेटों की या अभिसरण सीमा भी कहते हैं। अभिसरण या कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है? जब दो इस तरह की प्लेटें एक दूसरे के पास में आती है। अब जब ये हिमालय बना तो इसका जो इम्पैक्ट था भारतीय प्लेट का वो यूरेशियाई प्लेट पर इतना ज़बरदस्त था कि हिमालय जहाँ जहाँ पे भारतीय प्लेट का दक्षिण भारत का हिस्सा ज़्यादा फोर्स लगा रहा था वहाँ पे तो हिमालय खड़ा हो गया, और उसके बाद ये हिमालय दक्षिण की ओर घूमना शुरू हो जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके आगे यहाँ पे भारतीय प्लेट का विस्तार नहीं है तो प्रेशर नहीं लगा, तो इस तरह से ये ज़्यादा लंबाई में नहीं गया, केवल भारत के क्षेत्र में ही सीमित है, और उसके बाद ये दक्षिण में मुड़ जाता है। और यही कारण है कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की घाटियों तक विस्तृत है और उसके बाद दक्षिण में मुड़ जाता है। अब इस तरह की जो संरचना बन रही है हिमालय की, जिसमें ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से, इसे कहा जाता है हिमालय के सिंटैक्सियल बैंड। ये शायद 2008 या 10 के मेंस में पूछा गया प्रश्न है कि हिमालय के सिंटैक्सियल बैंड क्या होते हैं। तो इम्पोर्टेंट बात है, मेंस में तो पूछा जा चुका है, प्री में आने के अच्छे चांस बनते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका नाम है अक्ष संघीय मोड या हेयर पिन मोड।
हेयर पिन मोड। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि इस तरह से इसकी संरचना है और ये दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, पहली बात। फिर इसके बाद कि जब हम बात करते हैं इस पूरे हिमालय की, तो इसमें 3 क्रमिक रूप से श्रेणियों का निर्माण हुआ है। श्रेणियों से मतलब है कि जो हिमालय पूरा है वो 3 श्रेणियों में विभाजित है। उत्तर से दक्षिण की ओर से देखेंगे तो हम देखेंगे सबसे जो उत्तर की ओर है वो ग्रेट हिमालय, इसके दक्षिण में मिडल हिमालय और सबसे दक्षिण में शिवालिक या शॉर्ट हिमालय। ठीक है, तो जब भी मैं हिमालय की बात करूं कंबाइंड रूप से, तो मैं इन तीनों श्रेणियों की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। फिर से बताना चाहूँगा, ट्रांस हिमालय को आप इसमें काउंट नहीं करेंगे। चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रेट हिमालय की। तो हेडिंग डाल देते हैं हम ग्रेट हिमालय। अब ग्रेट हिमालय की इम्पोर्टेंट बातें क्या हैं वो देख लेते हैं। देखिए, एक तो इसके हिंदी के नाम बड़े कंफ्यूज करते हैं। इंग्लिश में तो समझ में आ जाता है ग्रेट या सबसे बड़ा, ठीक है, हिंदी में भी वृहत आ जाएगा तो भी इसे ही मान लीजिएगा। पर एक शब्द आ जाता है हिमाद्री। जब हिमाद्री शब्द आए हिंदी में या इंग्लिश में लिखा हुआ, तो तब भी हम ग्रेट हिमालय की बात कर रहे हैं, या इसके लिए इनर हिमालय या आंतरिक हिमालय शब्द का भी प्रयोग होता है। तो नाम के अंदर कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा रहती है, तो नाम को समझ लेते हैं। ग्रेट का मतलब कि तीनों ये जो पर्वत श्रेणियां हैं उन तीनों में ये सबसे बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा मतलब लेंथ वाइज और हाइट वाइज। लेंथ और हाइट में ये सबसे बड़ा है। दूसरी बात, इसे हिमाद्री क्यों कह रहे हैं हम? हिमाद्री इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये ऐसी स्थिति में स्थित है भारत के, जहाँ पे इसमें पूरे वर्ष इसके ऊपर बर्फ जमी रहती है। ठीक है, पूरी तरह से बर्फ से पूरी तरह से ढका हुआ है, वनस्पतियाँ बहुत कम हैं, तो इसलिए इसका नाम हो जाता है हिमाद्री। और आंतरिक हिमालय क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से बनाना शुरू करूँ ग्रेट हिमालय और उसके नीचे मिडल हिमालय और लास्ट में शिवालिक, तो आप अगर देखेंगे तो हिमालय की पूरी संरचना के अंदर जैसे जैसे आप अंदर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल अंदर की साइड में स्थित है हिमालय की। अगर पूरी संरचना अगर आप देखें मध्य भारत के मैदान से, तो वहाँ पे पूरी तरह से ये अंदर स्थित है, इसलिए इसको कहा जाता है आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखें। इतनी बात समझ में आ गई। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ पे हमने एक बात तो कर ली कि ये सिंधु नदी के मोड़ से लेके ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक फैला हुआ है। इसके बाद अगर हम स्टेट वाइज इसका विस्तार देखें और यहाँ पे पर्टिकुलर एक पर्वत चोटी को बनाए, मतलब एक पर्वत को बनाए। पहले तो आप ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर कर लें कि पर्वत श्रृंखला जब मैं कहूँगा तब इस तरह से पूरी पर्वतों का एक समूह है एक चेन के अंदर, तब तो वो हो गई पर्वत श्रृंखला। जब एक पर्वत की बात करेंगे तब वो सिर्फ एक सिंगल माउंटेन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जैसे अरावली है तो अरावली पर्वत श्रृंखला है, कई सारी पहाड़ियाँ हैं, पर जैसे ही इसमें हम बात करते हैं माउंट आबू की, तो हम उसके सबसे ऊंचे पर्वत की बात करते हैं। तो इसी तरह से जब हम इसका विस्तार बताते हैं सिंधु से लेके ब्रह्मपुत्र, तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये कौन से स्टेट में एक्चुअल में किस चोटी तक फैला हुआ है पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ देखिए, ये जम्मू कश्मीर स्टेट आ जाता है भारत का ऊपर, और जम्मू कश्मीर में ये यहाँ पे जो एग्जैक्टली पर्वत है उस पर्वत का नाम है नंगा पर्वत। वहाँ से इसका एग्जैक्टली हम विस्तार नाप सकते हैं पश्चिम से, और फिर ये जाता है पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक, और अरुणाचल प्रदेश में भी इसकी लिमिट डिसाइड करने वाला पर्वत है और उसका नाम है नामचा बरवा। ठीक है, तो ये इसकी पॉइंट्स को डिसाइड कर रहे हैं, और इस पॉइंट के बाद क्या है, ये नीचे की ओर चला जाता है। ठीक है,
नीचे की ओर चला जाता है। चलिए अगला इसमें जो फैक्चुअल बात है वो देख लीजिए कि इसकी जो चौड़ाई है, मतलब यहाँ पे जो पर्वतों की चौड़ाई है वो चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है। ठीक है, पश्चिम में ये जो चौड़ाई मिलती है ये मिलती है 400 किलोमीटर तक, और पूर्व के अंदर ये जो चौड़ाई मिलती है ये मिलती है 150 किलोमीटर तक। अब इसका कारण क्या है कि ये पश्चिम में ज़्यादा चौड़ा है और पूर्व में कम? तो देखिए इसका कारण ये है कि जब भारतीय प्लेट टकराई थी यूरेशियाई प्लेट से, तो ये जो इम्पैक्ट है, टकराव का इम्पैक्ट है, ये पश्चिम में ज़्यादा हुआ था। और इस इम्पैक्ट के ज़्यादा होने के कारण यहाँ जो टैथिस सागर के अवशेष हैं वो ज़्यादा ऊंचे भी हैं और ज़्यादा चौड़े फैले भी हुए हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि इम्पैक्ट जो हुआ है टक्कर का, उसका प्रभाव पश्चिम में ज़्यादा पड़ा है पूर्व की तुलना में। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं इसमें। चौड़ाई की बात हो गई, फिर बात करें इसकी एवरेज हाइट कितनी है, मतलब ये जो चोटियाँ बना रखी हैं इनकी ऊंचाई कितनी है। तो इसकी ऊंचाई को अगर नापना हो तो हर पर्वत की हाइट को नहीं नापेंगे, हम एवरेज हाइट कैलकुलेट करते हैं, और एवरेज हाइट यहाँ पे निकलती है 6000 मीटर, मतलब 6 किलोमीटर। तो 6 किलोमीटर की एवरेज हाइट है हिमालय की, जिसमें ग्रेट हिमालय की मैं बात कर रहा हूँ। फिर आगे बात करते हैं कि यहाँ की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं। अब देखिए जब पर्वत श्रेणियाँ बात करते हैं तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि पर्वत श्रेणियों पे बहुत सारे यहाँ पे प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए अब इनकी बात कर लेते हैं कि हाईएस्ट पीक जो है इसकी, आपको सबको पता है, माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, सबसे हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट है इसमें। अब ये जो माउंट एवरेस्ट है इसकी पीक, ये आपको पता है भारत में नहीं है, ये नेपाल में स्थित है। तो यहाँ पे एक मैप बना के ये सारी चोटियाँ हम दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मैप हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी और आप नोट्स बना रहे हैं तो बना लीजिएगा या मैप, या फिर आप ले आइएगा बाज़ार से, उसमें ड्रॉ कर लीजिएगा। क्योंकि हिमालय करेंगे या भारत के जब हम मैप करेंगे तो इन मैप्स की हमें बार बार ज़रूरत पड़ेगी लोकेशन वाइज चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल सिर्फ उत्तर भारत का इतना मैप आपके लिए बहुत है। तो जब बात कर रहा हूँ कि माउंट एवरेस्ट की जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है नेपाल के अंदर। ठीक है, इसको इस तरह से ध्यान रखना है। अब नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट चोटी है उसके अलावा और कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तो उन चोटियों की भी हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर माउंट एवरेस्ट के अलावा मकालू, मंसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, ये सभी चोटियाँ भी स्थित है। तो देखिए एवरेस्ट के इस साइड में है मकालू। ठीक है, और इसके पश्चिमी साइड में है यहाँ पे मंसालू। तो ये दोनों सेम से नाम है, इसके आजू बाजू ही हैं माउंट एवरेस्ट के, इसलिए आपको यहाँ पे ये ध्यान रह जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद बताया मैंने धौलागिरी और अन्नपूर्णा। तो मंसालू के पश्चिम में है अन्नपूर्णा, और अन्नपूर्णा के दक्षिण में है धौलागिरी। क्योंकि सिविल सर्विसेज के अंदर कई बार प्रश्न क्रम पे आते हैं, लोकेशन से ज़्यादा क्रम पूछ लिया जाता है पूर्व से पश्चिम का। ठीक है, फिर मकालू से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा भारत का सिक्किम स्टेट आ जाता है, आपको पता है। तो सिक्किम स्टेट में जो चोटी है वो है कंचनजंगा।
ठीक है, तो यहाँ पे है कंचनजंगा। और फिर आगे हमने अरुणाचल प्रदेश में बनाई थी नामचा बरवा। तो अब आप क्रम देखें पूर्व से पश्चिम की ओर, तो नामचा बरवा, कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, मनसालू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, और फिर उसके बाद उत्तराखंड शुरू हो जाता है। तो उत्तराखंड में आ जाती है नंदा देवी और कामेत। तो यहाँ नंदा देवी, और कल हमने बात की थी कामेत पर। कामेत क्या है, इसका पार्ट नहीं है, कल हमने देखा था कामेत तो ट्रांस हिमालय का पार्ट है। तो हमें तो नंदा देवी को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है गई हमारी ग्रेट हिमालय की चोटियाँ जिनका क्रम इम्पोर्टेंट है और ध्यान भी रखना है। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि यहाँ नेपाल में कौन कौन सी हैं, ठीक है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, या भारत में कौन कौन सी है। तो आपको ये बता दूं कि ये डायग्राम से भी स्पष्ट हो जाएगा आपको कि धौलागिरी, अन्नपूर्णा यहाँ से लेकर, ठीक है, और ये मकालू तक, ये सारा नेपाल के अंदर स्थित है, क्योंकि आपको पता है नेपाल लगभग यहीं पर है। और उत्तराखंड में आपकी नंदा देवी आ जाएगी, और बद्रीनाथ, केदारनाथ भी इसी के पार्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे, ये सिर्फ हम ग्रेट हिमालय की चोटियों की बात कर रहे हैं। कल जो हमने बात की थी वो ट्रांस हिमालय की चोटियाँ थी। तो क्रम इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलिए फिर इसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके ग्लेशियर्स की, ग्रेट हिमालय के ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स ऑफ ग्रेट हिमालय। यहाँ से नदियों का भी आपका बेसिक बन रहा है, क्योंकि उत्तर भारत की नदियाँ जब हम पढ़ते हैं तो उसमें यही बात होती है कि ये जो नदियाँ हैं ये सदा नीरा हैं, पूरे वर्ष बहती हैं, ठीक है, पेरिनियल हैं। कारण क्या है कि इनको एक तो बरसात का जल प्राप्त होता है, और दूसरा जो इनकी उद्गम हुई है वो बर्फ़ के पिघलने से हुआ है, तो इनमें पानी की कमी नहीं रहती कभी। और जैसे ही हम राजस्थान की नदियाँ पढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि ये सिर्फ यहाँ पे तो पेरिनियल नदी एक ही मिलती है हमें, चंबल जैसी, ठीक है ना। तो वहाँ पे कारण क्या है, क्योंकि वो बर्फ़ से पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ बरसात का पानी है उनके पास। तो यहाँ की नदियाँ पेरिनियल है, इसलिए इसके ग्लेशियर भी नदियों की रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो जैसे आप बात करते हो गंगा नदी के उद्गम की, तो यहाँ पे गंगा नदी का उद्गम होता है गोमुख से, तो वो भी ग्रेट हिमालय का ही पार्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप बात करते हैं शारदा नदी की। शारदा नदी का उद्गम होता है मिलाप ग्लेशियर से, तो वो भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा यमुना की बात करते हैं, तो यमुना के अंदर आप पढ़ते हैं कि जो हिमनद का नाम है, ग्लेशियर का नाम है, वो है बंदरपुच। ठीक है, तो ये नदियों में भी हमें पढ़ना है एज इट इज़, नदियों के सोर्स के रूप में, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है इनका, वहाँ पे भी पढ़ना है हमें, और यहाँ पे तो पढ़ना ही है। तो इतनी बातें यहाँ पे हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे और भी ग्लेशियर्स हैं, जिसमें पिंडारी, सतोपत, पर वो आपके यूज़फुल नहीं है, काम में नहीं, जो काम के हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अब इसमें हम आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ की चट्टानें किस तरह की है, क्योंकि जो प्रश्न होता है वो चट्टानों पे भी कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है, कि तीनों हिमालय की जब चट्टानों की तुलना की जाएगी, या हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो चट्टानों का प्रकार करेंगे तो वहाँ पे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं।